हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत ने गोड्डा में किया 17 योजनाओं का उद्घाटन, 251 की रखी आधारशिला, बांटी परिसंपत्तियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गोड्डा पहुंचे। यहां उन्होंने नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। मौके पर 215 योजनाओं की आधारशिला रखते हुए 17 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 1316.28 लाख रुपए की परिसंपत्ति भी बांटी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के समय बच्चों की शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ है। ऑनलाइन तो कुछ बच्चे पढ़ लिए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज हमारी सरकार सभी जिलों में मॉडल स्कूल बना रही है। इनमें प्राइवेट स्कूल की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। सरकार इसे आगे ब्लॉक स्तर एवं पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार में केवल कागजों पर ही विकास कार्य हुए हैं। हमारी सरकार घर घर जाकर लोक के हितों की योजना बना रही है और उन्हें लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो लोगों को फिर लगा महंगाई का झटका। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। देश की आम जनता को फिलहाल दूर दूर तक महंगाई से किसी तरह की कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसी बीच गैस कंपनियों ने देश को महंगाई का एक और झटका दे दिया है। जी हां, गैस कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि गैस कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की नई दरें बुधवार से ही लागू हो गई है, यानी कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर अब 50 रुपए ज्यादा भुगतान करना होगा। झारखंड में पहले 1060 रुपए भुगतान किया जा रहा था, वहीं अब इसके नए रेट 1110 रुपए हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तेल और गैस कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। 12 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सारी तैयारियां श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट का 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से देवघर एयरपोर्ट का निर्माण करा गया है। देवघर में उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम सहित जिला प्रशासन और एयरपोर्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का निधन, सांत्वना देने सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की 18 वर्षीय पुत्री की असामयिक निधन पर झारखंड में शोक की लहर है। बुधवार सुबह जैसे ही यह समाचार दिल्ली से रांची पहुंचा, प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से बात कर उन्हें सांत्वना दिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शोक व्यक्त करते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन मुख्य सचिव को सांत्वना देने दिल्ली रवाना हो गए हैं। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी की बेटी के आकस्मिक निधन की दुखद खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य श्री सुखदेव जी एवं उनके परिवार के साथ खड़ा है। इसी तरह पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी मुख्य सचिव की बेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शोक व्यक्त करने वालों में राजनेता से लेकर राज्य सरकार के कई आला अधिकारी शामिल हैं। गौरतलब है कि सिर दर्द की शिकायत के बाद मुख्य सचिव की बेटी की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बेटी की तबियत बिगड़ने की खबर के बाद 5 जून को मुख्य सचिव लंबी छुट्टी पर चले गए थे। अगली बड़ी खबर की बात तो केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर झारखंड में मिलेगा मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय। झारखंड के मॉडल विद्यालयों में कार्यरत सभी घंटी आधारित शिक्षकों को अब केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की तरह मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सभी घंटी आधारित शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तरह मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बुधवार को इसे लेकर आदेश जारी
कर दिया है। मॉडल विद्यालयों के सभी घंटी आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को अब 27,500 रुपये तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 26,250 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। किसी माह में 15 दिन से अधिक अवकाश होने पर प्रत्येक कार्य दिवस के समानुपातिक 30 दिनों की कार्य अवधि अनुपात राशि मानदेय के रूप में दी जाएगी। शिक्षक द्वारा स्वयं अवकाश लिए जाने की स्थिति में भी समानुपातिक मानदेय देय होगा। यह व्यवस्था मात्र मॉडल विद्यालय के उन शिक्षकों पर लागू होगी जो पूर्व से विद्यालय में घंटी आधारित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। विद्यालयों में अस्थायी नियुक्ति होने के साथ ही यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IAS रियाज अहमद को नहीं मिली जमानत। IITian छात्रा से छेड़छाड़ का है आरोपी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इंटर्नशिप करने खूंटी पहुंची IIT की छात्रा ने जिले के SDO रियाज अहमद के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की FIR दर्ज की है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में बुधवार को आरोपी IAS अधिकारी सैयद रियाज अहमद की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत खारिज कर दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून। 3 दिन तक बूंदाबांदी के बाद जोर पकड़ेगी बरसात। झारखंड के मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक्टिव चक्रवात अभी कमजोर पड़ गया है। साथ ही उसका रुख उत्तरी उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ की ओर हो गया है, जिस कारण झारखंड में वर्षा कमजोर हो गया है और औसत हो रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति अभी प्रदेश में 9 जुलाई तक रहेगी। 10 जुलाई से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर जोर पकड़ेगा, जिसके बाद राज्य में कहीं कहीं भारी एवं अन्य क्षेत्रों में आंशिक एवं मध्यम दर्जे की वर्षा होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात के कमजोर पड़ने का असर कोल्हान में भी पड़ रहा है। यहाँ भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति 9 जुलाई तक रहेगी। कोल्हान समेत अन्य जिलों में भी 10 जुलाई के बाद से मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय होगा, जिसके बाद औसतन वर्षा देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा के दौरान बिजली गिरने की पूरी संभावना है, इसलिए किसान एवं ग्रामीण उस दौरान पूरी सावधानी बरते। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तस्करों में मचा हड़कंप। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ दंपति को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर चतरा से, जहां जानलेवा मादक पदार्थ अफीम तस्करी के विरुद्ध चतरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कड़ी में 1 किलो अफीम के साथ तस्करी में शामिल पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। SP राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया SDPO अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित पत्थलगड्ढा थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार अफीम तस्कर पति पत्नी के पास से 1 किलो गीला अफीम, 1 बाइक, विभिन्न कंपनियों का 2 मोबाइल फोन एवं मापतौल का छोटा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब्त किया है। अफीम तस्कर दंपति जोड़े की गिरफ्तारी पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र के नावाडी पत्थलगड्ढा मुख्य पथ पर स्थित गोबरडी इलाके से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें प्लास्टिक मुक्त पलामू पुलिस का जागरूकता अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने की अपील। प्लास्टिक मुक्त पलामू अभियान की शुरुआत पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के नेतृत्व में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन एवं बेलवा टीका सब्जी मार्केट में की गई। SP श्री सिन्हा ने दुकानदारों के साथ साथ आमजनों से भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। इन्होंने इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण के लिए भी यह नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पुलिस पहले लोगों को जागरूक करेगी, इसके बाद कार्रवाई करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो CID ने शुरू की रांची हिंसा की जांच। नमाज के बाद उपद्रव में 2 की गई थी जान। रांची हिंसा में पुलिस फायरिंग मामले की जांच अब CID ने शुरू कर दी है। CID की तरफ से 3 सदस्यीय टीम को इस जांच का जिम्मा मिला है। इस जांच टीम में DSP MS मुंडा जांच अधिकारी हैं, तो वहीं 2 इंस्पेक्टर राजेश कुमार और रविकांत जांच में उनकी सहायता करेंगे। CID की टीम इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा की गई जाँच का जायजा लेगी। वहीं इसके साथ साथ घटनास्थल और जो भी उपद्रव के मेन स्पॉट रहे हैं उन स्थानों की भी जांच करेगी। CID इस केस में न सिर्फ पुलिसकर्मियों से पूछताछ करेगी, बल्कि जो भी इस मामले को लेकर हताहत लोग हैं उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। पूरे मामले में CID की टीम तमाम CCTV फुटेज तथा अन्य तथ्यों को भी खंगालने का काम करेगी। रांची हिंसा मामले को लेकर DGP के द्वारा जांच CID को देने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद डेली मार्केट थाने में दर्ज 17-22 केस को CID को ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रवियों के द्वारा जमकर
उपद्रव किया गया था। इसे लेकर रांची पुलिस ने 29 लोगों को इस केस में गिरफ्तार भी किया है। इस हिंसा को लेकर रांची के विभिन्न थानों में 48 केस दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात को रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मिले सांसद संजय सेठ, ट्रेनों के ठहराव और विस्तारीकरण करने की रखी मांग। रांची के सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची से चलने वाले विभिन्न ट्रेनों के विस्तारीकरण करने की मांग रखी। साथ ही सांसद संजय सेठ ने आनंद विहार तक जाने वाली झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को जयपुर तक चलाने का आग्रह किया है। वहीं कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने चेयरमैन को बताया कि झारखंड से लखनऊ जाने के लिए अभी तक कोई ट्रेन रांची से नहीं है। वहीं लखनऊ अब व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र बन गया है। कोरोना शुरू होने के पूर्व वाराणसी ट्रेन का परिचालन रांची से होता था, परंतु अभी किसी कारणवश इसका परिचालन बंद कर दिया गया है। व्यापारिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से रांची वाराणसी महुआडीह एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित करते हुए लोहरदगा टोरी लाइन से करते हुए सप्ताह में 2 दिन इसका विस्तार लखनऊ तक किया जाए। इससे लोहरदगा टोरी लाइन का उपयोग भी होगा। साथ ही लोहरदगा गुमला जिले के साथ साथ डाल्टनगंज गढ़वा टोरी के हजारों यात्रियों को इसकी सुविधा प्राप्त होगी। अगली बड़ी खबर की बात को एक्शन में आया प्रशासन, फिर शुरू हुई हाथ जोड़कर प्रार्थना। बीडीओ समेत अन्य अधिकारी ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। कहा, स्कूल की व्यवस्था में हस्तक्षेप न करें लोग। राज्य के गढ़वा जिले के एक सरकारी माध्यमिक स्कूल में अल्पसंख्यकों द्वारा दबाव देकर प्रार्थना बदलवाने को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर वहां एक टीम गई। वहां स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर पुराने तरीके से ही प्रार्थना करवाने को लेकर प्रयास किया गया। बीडीओ के साथ गई अधिकारियों की टीम ने वहां के स्थानीय लोगों से बात की और उन्हें समझाया। जांच के दौरान मौजूद प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया है कि विगत 4-5 वर्षों से विद्यालय में बच्चे हाथ मोड़कर प्रार्थना करते आ रहे थे। जांच टीम की मौजूदगी में ही बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना तू ही राम है तू ही रहीम है राष्ट्रगान तथा प्रस्तावना का पाठ करवाया गया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से स्कूल में कथित तौर पर अल्पसंख्यकों द्वारा दबाव डालकर हाथ मोड़कर प्रार्थना कराई जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात तो 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने से हाईवा में लगी आग। ड्राइवर झुलसा। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड में मिर्जा चौकी 4 नंबर के पास बुधवार को 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आने से एक हाईवा जलकर खाक हो गया। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया है। घटना की सूचना मिलते ही मिर्जा चौकी थाना के एसआई राम प्रवेश दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। करंट से झुलसे ड्राइवर को इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेजा गया है। पुलिस हाईवा के मालिक और ड्राइवर का नाम पता जानने का प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर के गोलमुरी बाजार में छापेमारी। 17 दुकानदारों की यहां मिला एकल यूज प्लास्टिक। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के निर्देश पर कर्मचारियों ने बुधवार को गोलमुरी बाजार में छापेमारी की। इस दौरान 17 दुकानों में एकल यूज प्लास्टिक के सामान मिले हैं। इसके अलावा थर्मोकोल का भी सामान मिला है। सारा सामान जब्त कर लिया गया है। इन सभी दुकानदारों से 8,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। नगर प्रबंधक रवि भारती ने बताया कि 1 जुलाई से एकल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के सामान प्रतिबंधित है। अगर कोई दुकानदार इसकी खरीद बिक्री करता है तो लगातार अभियान चलाकर उस पर कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो गढ़वा के मुन्ना सिंह हत्याकांड का 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने विमल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह हत्याकांड के प्रमुख आरोपी श्याम राज शर्मा और पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। गढ़वा के एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया है कि 22 जून को गढ़वा शहर के सुखबंदा में जमीन विवाद में विमल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया कि इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने इस पर काम करते हुए मंगलवार को शहर के कदरसा रोड निवासी श्यामराज शर्मा और पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पंकज ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार श्यामराज के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल बरामद किया है। कहा है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। जल्द ही बाकी आरोपी पकड़े जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो छुट्टी में घर आए रेलवे लोको पायलट की सड़क हादसे में मौत। रेलिंग से टकराई बाइक। सरायकेला कांट्रा सड़क फौजी ढाबा के समीप विपरीत दिशा से आ रही 10 चक्का ट्रक से बचने के चक्कर में अनियंत्रित होकर बाइक रेलिंग से जा टकराई। इससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक में पीछे बैठा दूसरा युवक बाल बाल बच गया। मृतक की पहचान सरायकेला थाना अंतर्गत उकरी गांव निवासी सुरेश महतो 30 वर्षीय के रूप में हुई है। दूसरा युवक मोतीलाल महतो सोहन डी का निवासी है। घटना 3:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि मृतक सुरेश महतो भुवनेश्वर में रेलवे में लोको पायलट के पद पर पदस्थापित था। अगली बड़ी खबर की बात तो डीटीओ से मिलने पहुंचा फर्जी ईडी अधिकारी गिरफ्तार। दुमका में ईडी अधिकारी
अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। बुधवार की शाम एक व्यक्ति डीटीओ ऑफिस पहुंचा। उसने हेड क्लर्क त्रिलोकीनाथ मिश्रा को अपना परिचय ईडी इंस्पेक्टर के रूप में देकर डीटीओ से मिलने की इच्छा जताई। उस वक्त जो है डीटीओ अपने चैम्बर में नहीं थे, किसी काम से समाहरणालय गए थे। बड़ा बाबू त्रिलोकीनाथ मिश्रा ने इसकी जानकारी डीटीओ को फोन पर दी और फर्जी अधिकारी को डीटीओ से मुलाकात कराने समाहरणालय लेकर चले गए। डीटीओ के पूछने पर फर्जी अधिकारी ने कहा कि वह जमशेदपुर स्थित विजिलेंस कार्यालय में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। डीटीओ ने कहा कि वहां के एसपी और डीएसपी मेरे मित्र हैं। इसके बाद वे विजिलेंस के डीएसपी को फोन लगाने लगे। इतने में ही फर्जी अधिकारी भागने का प्रयास करने लगा। मामला स्पष्ट होने के बाद उसे पकड़कर डीटीओ कार्यालय लाया गया और इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने डीटीओ ऑफिस पहुंचकर फर्जी ईडी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से बरामद आधार कार्ड में उसका नाम महेंद्र कुमार जो है चौबे, पिता का नाम रघुनंदन चौबे, पता जो है विश्रामपुर केतात कला पलामू लिखा हुआ है। पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो पीएम के कार्यक्रम में 12 जुलाई को देवघर जाएं कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में 12 जुलाई को देवघर पहुंचने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। श्री मरांडी ने बैठक में कहा कि भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीणों से संपर्क कर उन्हें 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दे। उनसे अपील करें कि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम में जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य के अंतिम छोर पर बसे आदिवासी बहुल जिला पाकुड़ में विकास से संबंधित अनेक कार्य किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो 60,000 सोलर वाटर बेस्ड स्कीम बना। हर घर जल पहुंचाने की प्लानिंग करने वाला पहला राज्य झारखंड। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से शुद्ध जल देना सरकार की प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा है कि विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय अभियंता और संवेदक संकल्प लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें और इस दिशा में आ रही समस्याओं और अड़चनों को दूर करने का प्रयास करें। वे बुधवार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमने अब तक योजना का 21% लक्ष्य प्राप्त किया है, लेकिन हमने बहुत कम समय में और विषम परिस्थितियों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के दौरान सभी कार्य बाधित हो गए थे और विकास कार्य रुक गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेल्फी के चक्कर में युवक नदी में डूबा। स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे युवक को खोजने की कोशिश जारी। अब तक युवक का नहीं चला पता। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी में 10 दिनों के अंदर दूसरी घटना घटी है, जहां एक युवक नदी के बीच अपने साथियों के साथ सेल्फी लेने के क्रम में डूब गया। हालांकि स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को खोजने की कोशिश की गई, पर अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। 16 वर्षीय गोल पहाड़ी निवासी विक्रांत सोनी अपने छोटे भाई समेत 6 अन्य साथियों के साथ बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी में नहाने गया था। नहाने के क्रम में सेल्फी लेने के दौरान विक्रांत का पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गया। विक्रांत को नदी में डूबता देख उसके साथ नदी गई अन्य साथी भाग खड़े हुए। वहीं उसका छोटा भाई भी डूबने लगा तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसके छोटे भाई को बचा लिया, पर विक्रांत को बचाने में असफल रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।